गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज पुनः हम लोग आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि निम्न वर्गीय आंदोलन किस प्रकार से भारत में चले और इसके मूल उद्देश्य क्या थे। तो यह टॉपिक्स को समझने के लिए हम लोग दो भागों में बांट करके देखेंगे। पहले हम फैक्चुअल बात करेंगे कि कौन सा आंदोलन कहाँ पे और कितने ईस्वी में हुआ, और दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए उसके हम लोग तथ्यात्मक एवं वर्णनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले निम्न वर्गीय आंदोलन। निम्न वर्गीय आंदोलन का अगर बेसिक अर्थ को समझना है तो हम लोग समझेंगे कि समाज जो है, अगर पौराणिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे, परंपरागत दृष्टिकोण से देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि मनु के द्वारा बांटे गए समाज को अगर समझेंगे, तो हमारा समाज खास करके हिंदू समाज जो है 4 वर्गों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो निम्न वर्गीय आंदोलन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम शूद्र लोग, जिनको कि समाज का सबसे निचले तबके के रूप में दर्जा दिया गया और यह माना गया कि शूद्र लोग जो है ये 3 वर्गों, ऊपर के 3 वर्गों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मात्र सेवा करने के लिए बने हुए हैं। तो इस प्रकार से भावना से कालांतर में इन निम्न वर्गीय लोगों का जीवन जो है दूभर हो गया। बहुत ही मुश्किल से ये जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि हर जगह इनका तिरस्कार और बहिष्कार होता था। और ये 19वीं शताब्दी में आ करके ये लोग इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को रखने लगे, अपने अधिकार को ये खोजने लगे। जब ये अपने अधिकार और मांगों को खोजने लगे तो ये एक आंदोलन का रूप लिया, जिसको हम लोग निम्न वर्गीय आंदोलन के रूप में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग जिस समय हम लोग सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पढ़ रहे थे, तब हम लोग सत्यशोधक समाज की चर्चा किए थे। तो सत्यशोधक समाज भी निम्न वर्गीय आंदोलन का एक जीता जागता उदाहरण है। तो अगर आप लोग को सत्यशोधक समाज के बारे में जानना हो तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, सामाजिक धार्मिक आंदोलन का, इसमें आपको लिंक मिल जाएंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि निम्न वर्गीय आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़े और कौन कौन से निम्न वर्गीय आंदोलन थे। तो देखिए, खास करके निम्न वर्गीय आंदोलन जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे इसका संबंध दक्षिण भारत से है। फिर भी आइए हम लोग देखते हैं कि पंतली आंदोलन जो कि 1871 ईस्वी में हुआ था। ये सीधा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पंतली आंदोलन कहाँ पे हुआ, तो तमिलनाडु में हुआ। ठीक है। उसी प्रकार से नायर आंदोलन 1861 ईस्वी में केरल में प्रारंभ हुआ। नायर आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा विशेष करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग इझावा आंदोलन देखते हैं। इझावा आंदोलन 1896 ये भी केरल में हुआ। माहिष्य आंदोलन 1897 ये वेस्ट बंगाल में हुआ, जो उस समय बंगाल प्रांत में था। ठीक है। और नडार आंदोलन 1910 ईस्वी तमिलनाडु में हुआ। और यह जस्टिस आंदोलन जो कि कालांतर में जस्टिस पार्टी बना, वो 1910 ईस्वी में हुआ। वो 1915 से 16 ईस्वी तमिलनाडु के बीच में हुआ। इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बाइकोम सत्याग्रह या बाइकोम आंदोलन जो 1924 ईस्वी में हुआ, कहाँ पे हुआ, केरल में हुआ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आत्मसम्मान आंदोलन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, जो कि 1925 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तमिलनाडु में। उसी प्रकार से नामशूद्र आंदोलन ये हुआ वेस्ट बंगाल में। महार आंदोलन, ये आंदोलन जो है मुख्यतः भीमराव अंबेडकर द्वारा चलाया गया था 1924 ईस्वी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो महार आंदोलन मित्रों आपको यदि पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर द्वारा चलाया गया था, ये 1924 ईस्वी में। कांग्रेस हरिजन भी निम्न वर्गीय आंदोलन में से एक था, जो कि 1932 ईस्वी में चलाया गया, जो कि अस्पृश्यता विरोधी था। जो छुआछूत संबंधित जो हमारे समाज में एक प्रचलन था, उसका ये विरोध कर रहा था। और यहाँ पे गांधी जी के नेतृत्व में 1933 ईस्वी में हरिजन नामक पत्रिका निकला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरिजन नामक पत्रिका किसके नेतृत्व में प्रकाशित हुआ। तो आंसर होगा
गांधी जी, और कब प्रकाशित हुआ तो 1933 ईस्वी में। ठीक उसी प्रकार से अगर दो इम्पोर्टेंट और तथ्य को जानने की कोशिश करें तो बहिष्य हितकारिणी सभा जो कि 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था तो भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। आगे हरिजन सेवक संघ, ये इसी से संबंधित है, कांग्रेस हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में पूना में किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो इनके लिस्ट थे, आप लोग इसको लिस्ट को देखेंगे। अभी हम लोग जो महत्वपूर्ण इसके जो आंदोलन है उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग चर्चा करेंगे, इझावा आंदोलन। मित्रों, इझावा आंदोलन निम्नवर्गीय आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसका संबंध केरल से था। और यह था क्या, आप देख लीजिए, 1896-97 में ये प्रारंभ हुआ और इसका जो मूल कारण था ये ब्राह्मण विरोधी था, क्योंकि ब्राह्मण लोग जिस प्रकार से वहाँ के निम्न वर्गीय लोगों के साथ पेश आता था, मंदिर में, पवित्र स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, कुआं में इत्यादि हर जगह निम्न वर्गीयों के लिए वो स्थान वर्जित कर दिया गया था। तब आप समझ सकते हैं कि निम्न वर्गीय लोगों के लिए जीना बहुत ही मुश्किल था। उसके लिए ईश्वर भी नहीं था क्योंकि वो मंदिर भी नहीं जा सकता था। तो ऐसे स्थिति को विरोध करने के लिए एक जो आंदोलन चला केरल में वह कहलाया इझावा आंदोलन। तो इसमें जो सबसे प्रमुख है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इझावा आंदोलन कहाँ हुआ, तो आंसर होगा केरल। इसमें बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप लोग याद रखिए 1896-97 में इझावा आंदोलन हुआ था केरल में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इझावा आंदोलन का नेता कौन थे, तो ये थे श्री नारायण गुरु। और इन्होंने ही एक महत्वपूर्ण नारा दिया, एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का। एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया, श्री नारायण गुरु ने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम बिल्कुल याद रखनी है। ये इझावा आंदोलन से संबंधित था। श्री नारायण गुरु केरल के थे और उन्होंने एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया। तो ये था आपका इझावा आंदोलन। बाइकॉम सत्याग्रह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा निम्न वर्गीय आंदोलन में, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से इझावा आंदोलन केरल में हुआ उसी प्रकार से बाइकॉम सत्याग्रह भी या बाइकॉम आंदोलन भी केरल में हुआ। यहाँ पे भी बात वही था, पुनः वही बात था। अवर्ण लोग, अवर्ण का अर्थ होता है जो सवर्ण नहीं है, और सवर्ण का अर्थ होता है उच्च कुल के लोग। उच्च कुल के लोग उसे माना जाता था उस समय, जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि को उच्च माना जाता था शूद्रों से। ठीक है, तो यहाँ अवर्णों का प्रयोग किया गया है कि अवर्ण लोग को मंदिर में भी जाने का परमिशन नहीं था, सड़क पर भी जाने का परमिशन नहीं था, सार्वजनिक यदि कुआं था तो वहाँ भी वह पानी नहीं भर सकता था, विभिन्न प्रकार के उसके लिए रेस्ट्रिक्शन था। तो इसके लिए यहाँ पे सत्याग्रह चला। तो स्वाभाविक बात था, यह भी आंदोलन जो है एक प्रकार से उच्च वर्गीय ब्राह्मणों के विरुद्ध ही आंदोलन था, बाइकॉम सत्याग्रह भी। उसके लिए क्या किया, इस बाइकॉम सत्याग्रह में सिर्फ निम्न वर्गीय जाति लोग भाग नहीं लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कांग्रेस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और यहाँ तक कि महात्मा गांधी बाइकॉम सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए इसका दौरा किया इस क्षेत्र का। तो 30 मार्च 1924 ईस्वी को एक जुलूस निकाला गया। बाइकॉम सत्याग्रह के संदर्भ में बात करता हूँ कि मार्च 1924 ईस्वी को एक जुलूस निकाला गया जिसमें कुछ लोग अवर्ण भी थे और कुछ लोग सवर्ण भी थे। उन्होंने मंदिरों में और सार्वजनिक सड़कों पर मार्च किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था निम्न वर्गीय लोगों के लिए, उसके अधिकार को दिलाने के लिए। अच्छा, इसमें यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाइकॉम सत्याग्रह को समर्थन किसने किया। तो देखिए, ब्राह्मण तो इसका विरोधी थे, लेकिन उसका एक कैटेगरी ब्राह्मण था जिसका नाम था निम्बूद्री ब्राह्मण। निम्बूद्री ब्राह्मण बाइकॉम सत्याग्रह का समर्थन किया, अर्थात निम्न वर्गीय लोगों का समर्थन किया। और ये जो है EVR स्वामी नायकर, इसका संबंध तमिलनाडु से। ये जो आंदोलन हो रहा था वो केरल में हो रहा था। ये तमिलनाडु से चल करके समर्थन देने के लिए केरल पहुंचा ताकि निम्न वर्गीय लोगों को उसका अधिकार मिल सके। तो EVR रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने भी इसका समर्थन दिया। और हमने इस पर चर्चा किया कि महात्मा गांधी ने बाइकॉम सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए उस क्षेत्र का दौरा किया। तो ये समर्थन कौन कौन दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वाइकम सत्याग्रह कहाँ हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, केरल में हुआ है, समर्थन किसने दिया। उसके बाद ये आपको जानना है कि प्रमुख नेता कौन रहे इसके, तो प्रमुख नेता रहे श्री नारायण गुरु। आप देख लीजिए श्री नारायण गुरु यहाँ भी थे इझावा आंदोलन, तो श्री नारायण गुरु, एन कुमारन, टी.के. माधवन, ये इसके नेता रहे। तो मित्रों ये आप लोग को इझावा आंदोलन और वाइकम सत्याग्रह समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे नायर आंदोलन। नायर आंदोलन ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग इझावा आंदोलन पढ़े, वाइकम आंदोलन पढ़े, नायर आंदोलन भी केरल में ही घटित हुआ और ये भी ब्राह्मण विरोधी ही था, ठीक है। और ये देखिए बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था 1861 ईस्वी में, लेकिन अगर इसके चरम को देखा जाए कि ज़्यादा ये कब शक्तिशाली हुआ ये आंदोलन, वो हुआ 1910 से 1916 के बीच में। इसके नेता कौन थे, अगर नेता पूछा जाए तो इसका नेता होगा सी.वी. रमन पिल्लई, जिन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था मार्तंड वर्मा। और मार्तंड वर्मा नामक उपन्यास में इन्होंने नायरों जो कि सेना में भर्ती थे उसकी वीर गाथा को लिखा और उसकी जो है उसकी परंपरा और उसकी सोच को उजागर करने का कोशिश किया ताकि हम इसके ब्राह्मणों का सामना डटकर कर सके। तो ये आप लोग देखिए। और इसी क्रम में 1914 ईस्वी में पद्मनाथ पिल्लई ने नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किया। तो मुख्य रूप से हम लोग 3 आंदोलन को अभी समझ चुके हैं। एक तो इझावा आंदोलन, ये भी केरल में, वाइकम सत्याग्रह ये भी केरल में, नायर आंदोलन ये भी केरल में, ठीक है। आप इझावा आंदोलन और वाइकम सत्याग्रह में एक महत्वपूर्ण नेता है श्री नारायण गुरु, जिन्होंने नारा दिया था एक धर्म, इन्होंने दिया था नारा एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर। इसको अगर समझेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि जो हमारे हिंदू में कर्मकांड थे, कर्मकांड के वजह से जो विकृतियां उत्पन्न हो गया था समाज में, उसके सुधार के लिए निम्न वर्गीय जातियों के लोग ने इकट्ठा होकर के आंदोलन करने का प्रयास किया, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया। चलिए हम लोग अब जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे। यहाँ से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जस्टिस आंदोलन, इसका काल जो है 1915 से 1916 ईस्वी। जस्टिस आंदोलन जो हुआ ये हुआ तमिलनाडु में, ठीक है। और इसकी मांग क्या था ये देखिए। इसका मांग था अछूतों हेतु शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। जो लोग अछूत हैं, अन्य निम्न वर्गीय लोग हैं, चंडाल इत्यादि है और कई जातियां थे उसमें अछूत में आते थे, नडार आते थे, सनार आते थे, वो सब अछूत लोग थे उस समय के हिसाब से। उसके लिए बोला कि उनकी शिक्षा व्यवस्था किया जाए, स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया जाए और साथ ही साथ विधानमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये कहना था जस्टिस आंदोलन के कार्यकर्ताओं का। और साथ ही यदि इसको ये जानने की कोशिश किया जाए कि ये जस्टिस आंदोलन आखिर था क्या, तो आखिर ये था कि दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ ही जस्टिस पार्टी के रूप में उभरा, अर्थात दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ को जस्टिस पार्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके नेता को देखिए, सी.एन. मुदलियार, टी.एम. नायर और पी. त्यागराज शेट्टी जी थे। तो ये 3 महत्वपूर्ण नेता थे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि जस्टिस आंदोलन कहाँ हुआ, आंसर होगा तमिलनाडु। कब हुए, 1915 और 16 में हुए। क्यों हुआ, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि निम्न वर्गीय लोग खास करके अछूत लोगों को आरक्षण मिले, उसकी शिक्षा की व्यवस्था हो, विधानमंडल में उसका प्रतिनिधित्व हो, ये उनका मांग था। एक प्रकार से कहे कि आगे जितने हम लोग आंदोलन पढ़े, इझावा आंदोलन, वाइकम सत्याग्रह और ये नायर आंदोलन, इससे ये थोड़ा डिफरेंट था। ये सिर्फ एक कौम से एक प्रकार से ब्राह्मणवादी परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ये सब आंदोलन। लेकिन जस्टिस आंदोलन एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में जो है वो अपना स्थान पाना चाहते थे और यूं कहें कि अपना अधिकार को मांगने की कोशिश कर रहा था जस्टिस आंदोलन के तरफ से, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन का जो जनक थे वो भी कौन थे, उसको हम लोग तंते या पेरियार, तंते पेरियार किसका नाम था, ई.वी.आर. नायकर का। यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन थे, ई.वी.आर. नायकर थे। ई.वी. रामास्वामी नायकर, जो हम लोग पीछे बात किए कि वाइकम सत्याग्रह में इन्होंने तमिलनाडु से चल करके वहाँ समर्थन किया था। तो जब तमिलनाडु में भी निम्न वर्गीय आंदोलन हुआ आत्मसम्मान आंदोलन के रूप में, तो उसका ये नायक रहा ई.वी. रामास्वामी नायकर। ई.वी. रामास्वामी नायकर को वहाँ के लोग बहुत ही प्यार से और सम्मान से तंते कहता था। तंते का मतलब होता है पिता,
यानी सभी लोगों का, यानी निम्न वर्गीय लोग इनको अपना पिता मानते थे। और उसके बाद इनको पेरियार भी लोग बोलते थे, और पेरियार का मतलब होता है महान आत्मा। तो आप समझ सकते हैं ईवी रामास्वामी नायकर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता बन चुका था निम्न वर्गीय लोगों का। तो यहाँ पे आप समझिए कि आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ईवीआर रामास्वामी नायकर ने किया। इसको किस नाम से जाना जाता है? तंते के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पिता। इसको और किस नाम से जाना जाता है? पेरियार के नाम से जाना जाता है। पेरियार का अर्थ होता है महान आत्मा। ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत हुआ 1925 ईस्वी में मद्रास में हुआ। ठीक है। इसने 1925 ईस्वी में कुड़ी अरासू करके एक पत्रिका का प्रारंभ किया। ठीक है। ब्राह्मणों एवं जाति व्यवस्था का विरोध और ब्राह्मणवादी परंपरा का भी विरोध किया। देखिए स्वाभाविक बात था, जिस प्रकार से हम लोग पीछे केरल में जो आंदोलन हुए उसको हम लोग समझे, वहाँ पे भी ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी परंपरा का विरोध किया गया। आत्मसम्मान आंदोलन में भी वही बात कहा गया। ब्राह्मण का तो विरोध हुआ ही, ब्राह्मणवादी परंपरा जैसे कि शादी विवाह में ब्राह्मण की जरूरत, श्राद्ध कार्यक्रम में ब्राह्मण की जरूरत, पूजा पाठ इत्यादि में मंदिरों में ब्राह्मण की जरूरत, ये सारी व्यवस्थाओं को इन्होंने चुनौती दिया आत्मसम्मान आंदोलन ने। ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया ब्राह्मणवादी परंपरा का भी इन्होंने विरोध किया। ठीक है। 1927 ईस्वी में ईवी रामास्वामी नायकर रूस चले गए, और रूस जब वो गए तो उसमें मार्क्सिस्ट का जो है प्रभाव पड़ा। ईवी रामास्वामी नायकर 1927 ईस्वी में रूस गए और वहाँ पे इस पर मार्क्सवादी प्रभाव पड़ा। ठीक है। और 1937 ईस्वी में ये जस्टिस पार्टी, जो आप लोग ऊपर पढ़े हुए हैं, जस्टिस पार्टी का ये सभापति चुन लिए गए। ईवी रामास्वामी नायकर 1937 ईस्वी में जस्टिस पार्टी के सभापति चुन लिए गए, और यही जस्टिस पार्टी का जो आगे जो नामाकरण हुआ वो द्रविड़ कगडम के नाम में नामाकरण हुआ जस्टिस पार्टी का। 1944 ईस्वी में जस्टिस पार्टी को द्रविड़ कड़गम कहा गया। और मित्रों आप लोग को यह बता दें कि यही जस्टिस पार्टी आगे चल करके दो भाग में बट गया, जिसका एक भाग बना द्रविड़ मुनेत्र कगडम, जो आज भी आप लोग देखते हैं डीएमके पार्टी जो तमिलनाडु में है, वो इसी जस्टिस पार्टी से भी निकला हुआ है। डीएमके मतलब द्रविड़ मुनेत्र कगडम। और ये स्वतंत्रता के बाद, भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1967 ईस्वी में चुनाव लड़ा, और तमिलनाडु में मद्रास के एरिया में ये विजयी हुआ, ये पार्टी डीएमके, और अपना जो सीएम बनाया। तो द्रविड़ मुनेत्र कगडम का पहला सीएम जो था CN अन्ना दुरई था।